तो दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं वापस पेडागोजी सीरीज, जिसमें आपको मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3, ठीक है ना, ग्रेड 3 मतलब वर्ग 3 के लिए मैंने बोला था कि आप सभी को मैं सेट पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। और ये चौथा सेट पेपर है दोस्तों। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए, आप जाकर देख सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा पेडागोजी, देख सकते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी आर, मतलब ब्लूम वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र कौन कौन से हैं। जो ब्लूम महोदय है ना, उनके ज्ञान क्षेत्र कौन कौन से हैं। आप ऑप्शन देखिए, सामाजिक, भावात्मक और मनोवाहक। दूसरा है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। और तीसरा है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकन। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोवाहक। तो दोस्तों जो ब्लूम की वर्गीकी है ना दोस्तों, उनके 3 क्षेत्र ये हैं। देखिए 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक तो है संज्ञानात्मक, एक है भावात्मक और एक है मनोवाहक। ठीक, तो कह सकते हैं हम कि जो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये 2 नंबर वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है, जिसको मनोवाहक के नाम से भी जाना जाता है। तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवाहक ब्लूम की वर्गीकी के ये 3 ज्ञान क्षेत्र है दोस्तों। ठीक, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। और ये जो अगला क्वेश्चन है ना दोस्तों, आपके सामने आ चुका है। पूरे जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, ये सारे जो क्वेश्चन है ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो संविदा शाला शिक्षा भर्ती परीक्षा हुई थी वर्ग 2 की, ठीक, वर्ग 2 की जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे वही सेट पेपर है। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो है ना दोस्तों, उसमें मुख्य रूप से जो चीज़ें हमारे वर्ग 3 में है वही वर्ग 2 में थी। ठीक, कुछ ही टॉपिक थे जिनको मतलब थोड़ा सा हटके था वो, लेकिन अब जो ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे सेट पेपर मैंने छांट कर आपको बता रहा हूँ कि जो वर्ग 3 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक, देखते हैं शैक्षिक योजना निम्न से संबंधित है। तो शैक्षिक योजना, अगर मान लीजिए हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो ये एक प्रकार की शैक्षिक योजना है। ठीक, तो ये शैक्षिक योजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों कि जो शैक्षिक जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना। ठीक, तो देखिए उसके लिए मुख्य रूप से हम प्राप्त कब करेंगे, जब हम नए तौर तरीकों को सीखेंगे। अगर हम जो नए जो तरीके हैं उनको सीखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम अच्छी जो अधिगम प्रक्रिया है उसको जारी रख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छी अधिगम प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। तो शैक्षिक योजना निम्न से संबंधित है, याद रखना, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही का सर्वोत्तम तरीका चुनना। और हम क्या करते हैं, सर्वोत्तम तरीका चुनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम वो सबसे अच्छा वो सबसे अच्छा रास्ता चुनेंगे जिससे बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है ना, बच्चा जिससे भी जल्दी सीखेगा हम उसी रास्ते को चुनेंगे। तो इसमें कह सकते हैं शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका चुनना, हम सबसे अच्छा तरीका ही चुनेंगे। अगला देखिए दोस्तों, थार्नडाइक के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, मतलब कि जो थार्नडाइक की जो थ्योरी है ना दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, थार्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए हैं वो भी ध्यान रखना आप। देखिए ऑप्शन है आपके व्यवहारवाद, व्यवहारिकता, संरचनावाद या संयोजनवाद। तो दोस्तों थार्नडाइक का जो सिद्धांत है ना उसको जाना जाता है संयोजनवाद, कनेक्शनिज्म जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, तो संयोजनवाद हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ये थार्नडाइक का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, याद रखना प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी हमारे थार्नडाइक ने दिया था। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये है पावलोव महोदय। पावलोव अधिगम इस मान्यता पर आधारित है कि जीवित प्राणी का आचरण निम्न होता है। जो जीवित प्राणी है ना उसका आचरण कैसा होता है, रचनात्मक, स्वैच्छिक, बौद्धिकतापूर्ण या फिर यांत्रिक। और ये आपको किसके आधार पर बताना है, पावलोव महोदय के आधार पर बताना है। तो दोस्तों इसका होता है यांत्रिक। ठीक, मैकेनिकल। सभी मतलब कह सकते हैं कि जीवित जो प्राणी हैं उनका आचरण कैसा होता है, यांत्रिक होता है, मैकेनिकल होता है, ऐसा इन्होंने कहा था पावलोव महोदय ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ
जूम इन जूम आउट में थोड़ा सा इसमें क्या है कि शब्द छोटे छोटे बने हुए हैं, इसलिए तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा अवसर वाक्यांश का तात्पर्य है कि सभी छात्रों को, अब ऑप्शन देख लीजिए, समान शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी क्षमता साबित करने की अनुमति दी जाए, नौकरियों में बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त करें, जाति धर्म रंग क्षेत्र के आधार पर बिना समान शिक्षा प्राप्त हो, मतलब कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की जाति, किसी भी धर्म, किसी भी प्रकार का रंग काला गोरा, ठीक, और क्षेत्र और धर्म इस पर बिना ध्यान दिए, इस पर ध्यान दिए बिना शिक्षा प्राप्त हो, या फिर परीक्षा जो है प्रवेश के आधार पर हो। तो दोस्तों, जो समान शिक्षा का अवसर अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें कह सकते हैं मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखना क्या बोला जाता है, इक्वल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, समान शिक्षा का जो अवसर होता है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है याद रखना कि प्रगतिशील अगर कह सकते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की जाति धर्म संप्रदाय वंश और स्थान इसका कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा अवसर वाक्यांश का तात्पर्य है कि सभी बच्चों को जाति धर्म रंग क्षेत्र और उनका मतलब कह सकते हैं स्थान, इस पर ध्यान दिए बिना शिक्षा प्राप्त कराई जानी चाहिए। तो ये प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा अवसर होगा, इक्वल एजुकेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। रिसीव इक्वल एजुकेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड कलर रीजन एंड रिलीजियन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है दोस्तों, विशिष्ट तथ्यों से सामान्यीकरण पर। देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर इसमें आपको बताना है। देखिए, ये नियम किसका है, या फिर कह सकते हैं कि क्या आएगा, विशिष्ट तथ्यों से सामान्यीकरण पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी। द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट जनरलाइजेशंस फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट इज नाउन एज, मतलब कि जो स्पेसिफिक फैक्ट है वो किस प्रकार से जाने जाते हैं। इंडक्शन, क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंस, डिडक्शन। तो कह सकते हैं प्रेरण, सृजन, विचलन या कटौती। तो इसमें विशिष्ट जो तथ्य होते हैं ना, उनसे सामान्यीकरण पर जो पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन कह सकते हैं कि प्रेरण। क्या कह सकते हैं, प्रेरण। इंडक्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इंडक्शन मेथड होती है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुमानी विधि निम्न के द्वारा अधिगम पर जोर देती है। अगर जैसे मान लीजिए कोई अनुमान लगा रहा है तो वो जो विधि है वो किसके द्वारा अधिगम पर जोर देती है। करो और खोजो, समझ, हाव भाव या फिर भावना, ठीक। तो ह्यूरिस्टिक मेथड भी जिसको बोला जाता है कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो कौन सी लर्निंग पर जोर देती है। तो देखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करो और खोजो, ठीक है ना। डूइंग एंड डिस्कवरी, डूइंग एंड डिस्कवरी, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड में आएगा करो और खोजो। ये अनुमानी विधि ऐसे अधिगम पर जोर देती है जिसमें बच्चा क्या करता है, ठीक, बच्चा क्या करता है, वर्क करता है और उस वर्क के माध्यम से ही क्या करता है, सीखता है, ठीक है ना। वर्क के माध्यम से ही सीखेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अनुमान लगा रहा है, वो कर भी रहा है और खोज भी रहा है, ठीक। तो डूइंग एंड डिस्कवरी, पहले कर रहा है उसके बाद खोज रहा है, इस प्रकार से। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा देखिए अच्छे से, आप समायोजन इसका करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत में संज्ञानात्मकता संरचना को बदलने और संशोधित करने वाली प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक जो सिद्धांत होता है ना, उसमें संज्ञानात्मक जो संरचना होती है, ठीक है ना, उसको बदलने के लिए स्ट्रक्चर जो होता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उसको बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है। तो उसमें होता है दोस्तों समायोजन, एकोमेंडेशन, ठीक। तो समायोजन इज द करेक्ट आंसर, संज्ञानात्मक सिद्धांत में समायोजन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है, जब कोई विद्यार्थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, सीटेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। जब कोई विद्यार्थी 2 बार एक ही परीक्षा देता है तो इसे किस प्रकार संदर्भित किया जाता है। व्हेन अ स्टूडेंट्स टेक द सेम टेस्ट ट्विस इट्स इज रिफर्ड टू एज, कह सकते हैं आप उपरांत परीक्षा, ठीक है, आफ्टर टेस्ट परीक्षा, पुनर्परीक्षा, टेस्ट रीटेस्ट, दोहरी परीक्षा, डबल टेस्ट या पश्च परीक्षा, पोस्ट टेस्ट। तो दोस्तों, अगर कोई भी विद्यार्थी है ना, एक ही परीक्षा, ठीक, 2 बार एक ही परीक्षा अगर 2 बार देता है तो उसको बोला जाता है परीक्षा और पुनर्परीक्षा। पहले टेस्ट और फिर रीटेस्ट, ठीक। तो टेस्ट और रीटेस्ट, उसमें क्या होता है, विद्यार्थी जो होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या करता है, 2 बार एक ही परीक्षा देता है,
एक ही जो एग्ज़ाम है ना वो कितने टाइम देगा, 2 बार देगा। तो परीक्षा पुनर्परीक्षा जिसको टेस्ट रीटेस्ट भी बोला जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मूल पाठ्यक्रम में निम्न में शामिल होता है। जो मूल जो पाठ्यक्रम है वो किस में शामिल होता है? देखिए आपके ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा तैयारी इकाई और पाठ्य योजनाएं, स्कूल प्राधिकारियों द्वारा पेश किए गए विषय, अन्यत्र बच्चों द्वारा कुल अनुभव या स्कूल कार्यक्रम में कुल अनुभव। तो मूल पाठ्यक्रम किस में शामिल होता है ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें आएगा स्कूल कार्यक्रम में कुल अनुभव, मतलब कि टोटल एक्सपीरियंस इन द स्कूल प्रोग्राम। ठीक है, द कोर करिकुलम कंसिस्ट ऑफ द टोटल एक्सपीरियंस इन द स्कूल प्रोग्राम, मतलब स्कूल कार्यक्रम में जो कुल अनुभव होता है ना वो मूल पाठ्यक्रम में शामिल होता है। ठीक है ना, मूल पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है? प्रश्न अगर इस प्रकार से बना तो आप उत्तर बताएंगे कि मूल पाठ्यक्रम में स्कूल कार्यक्रम में जो कुल अनुभव है वो शामिल होता है। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास में कुल कितने चरण होते हैं? एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास में दोस्तों याद रखना कुल 8 चरण होते हैं। ठीक है, कुल 8 चरण होते हैं, 8 स्टेज होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। ठीक, क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, मान लीजिए अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो आप बताएंगे देयर आर 8 स्टेजेस, देयर आर 8 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका संगोष्ठी, जिसको सिंपोजियम भी बोला जाता है। तो जो संगोष्ठी है ना एक प्रकार का क्या है? व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, चर्चा विधि है, केस स्टडी विधि है। संगोष्ठी कह सकते हैं कि सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं उसमें, तो वो चर्चा विधि रहेगी। सारे इकट्ठे होंगे तो क्या करेंगे? आपस में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो सिंपोजिज्म इज ए टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। ठीक, संगोष्ठी सिंपोजियम क्या है? तो ये एक प्रकार की चर्चा विधि है जिसमें क्या होता है कि सभी क्या करते हैं? चर्चा करते हैं आपस में। ठीक, और मेन जो मुख्य जो मुद्दा होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो क्या आएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 3 डिस्कशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं चर्चा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों याद रखना आपके ऑप्शन है वेचस्लेर, स्किनर, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड। द्विकारक बुद्धि मतलब 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक, पहले अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे आप, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जाता है कि 2 फैक्टर थ्योरी, इस द्विकारक की जगह ये इंग्लिश का यहाँ पर लिख देते हैं 2 फैक्टर। ठीक है, इस तरह से अगर लिख देंगे वो 2 फैक्टर थ्योरी, इस प्रकार से 2 फैक्टर थ्योरी निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो याद रखना इसका करेक्ट जो आंसर है ना दोस्तों वो आएगा आपका स्पीयरमैन जी। स्पीयरमैन ने क्या करा था कि द्विकारक बुद्धि इन्होंने दी थी, 2 फैक्टर थ्योरी इन्होंने बताई थी। ठीक, उसके बारे में इनका सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये कब पूछा गया था ये मैं बता दूं कि आपकी जो 2011-12 में, ठीक है, 2011-12 में जो वर्ग 3 की मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, वर्ग 3 में ये प्रश्न पूछा गया था कि बुद्धि का द्विकारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो आपको करेक्ट आंसर याद रखना है स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। और ये प्रश्न कब पूछा गया था? वर्ग 3 में भी पूछा गया था। और ये जो मैं आपको सेट पेपर बता रहा हूँ ये आपका सेट पेपर है वर्ग 2 का। ठीक है, किसका है? वर्ग 2 का है, संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश। तो देखो वर्ग 3 में भी पूछा गया था और ये वर्ग 2 में भी पूछा गया है। ठीक, तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है वो लगभग समान है, पूरा ध्यान रखें, चाहे वो लेवल 1 का हो, 2nd का हो या फिर हम कह सकते हैं 3rd का हो, मतलब जैसे वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। ठीक है, अब वर्ग 1 में जो याद रखना 9th से लेकर के तो 12th तक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उसके बाद में वर्ग 2 में 6 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं और वर्ग 3 में 1st to 5th पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश में वर्ग चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, अल्पकालिक स्मृति के लिए कौन सी स्मृति रणनीति सबसे अच्छा काम करती है? आपके ऑप्शन है सम्मेलन, विस्तार, पूर्वाभ्यास या व्यवस्थापन। तो इसका क्वेश्चन समझे अल्पकालिक के लिए, ठीक, पूर्वाभ्यास मतलब रिहर्सल, रिहर्सल इज द करेक्ट आंसर। ये होता है अल्पकालिक स्मृति के लिए स्मृति रणनीति का सबसे अच्छा तरीका पूर्वाभ्यास होता है, रिहर्सल हम करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को, तथ्यों को याद कर सकते हैं, जितने भी तथ्य हमारे सामने आए, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, रिहर्सल के माध्यम से याद कर लेते हैं अल्पकालिक स्मृति के लिए। ठीक है ना, ये सबसे अच्छी रणनीति होती है।
स्ट्रेटेजी जिसको बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद में क्लास हम ख़त्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट में मेरे को बता देना आप, ठीक है। और एक बात और समझ ले, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा जो सेट पेपर है वो अब आपके लिए अपलोड करें। वैसे मैं कम से कम 30 सेट पेपर जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अपलोड करूँगा, ठीक। तो देखिए, गुड टीचर मस्ट बी, एक जो अच्छा शिक्षक है उसको कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा टीचर कैसा होता है? संसाधन युक्त और सहभागी, संसाधन युक्त और आक्रामक, संसाधन युक्त और स्वेच्छाचारी, संसाधन युक्त और प्रभुत्व रखने वाला। तो इस जो अच्छा टीचर है वो होना चाहिए सहभागी, कह सकते हैं रिसोर्सफुल होना चाहिए, और पार्टिसिपेटिव भी होना चाहिए। अगर बच्चे पूछे तो तुरंत वो जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो रिसोर्सफुल मतलब कि उसको ज्ञाता भी होना चाहिए, जो विषय वो पढ़ा रहा है उस विषय में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो मतलब कह सकते हैं रिसोर्सफुल। और पार्टिसिपेटिव मतलब सहभागी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही है तो बच्चों को वो क्या कर सकता है, एक प्रकार से प्रेरित कर सकता है, तो पार्टिसिपेटिव और सहभागी भी वो कहलाता है। तो एक अच्छा जो टीचर है वो संसाधन युक्त और सहभागी होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।